नमस्कार, आप देखें इन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। तो यूपी का सियासी संडे और आखिर कौन गाड़ेगा जीत के झंडे। जी हां, आज का हमारा मुद्दा यही है फिलहाल। और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से चुनाव नजदीक आ रहे हैं और सियासी सुरमाओं की जो सक्रियता है वो इसको लेकर लगातार बढ़ती जा रही है। कहीं रैली तो कहीं रोड शो तो कहीं कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के नेताओं का पूरा दिन इसी तरह चुनावी प्रचार में बीत रहा है। आज रविवार की छुट्टी है, लेकिन राजनेताओं के कार्यक्रम ने आज संडे का दिन जो है वो सियासी सुपर संडे बना दिया है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी पश्चिम को साधने में जुटी हुई है, यानी कि आज प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेरठ की कमान संभाल ली है। और आज का यह संडे खेल प्रेमियों के लिए बीजेपी ने खास बना दिया है। प्रदेश की पहली खेल यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी जाएगी। तो वहीं दूसरी ओर लखनऊ में अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की विजय यात्रा के 10वें चरण में हिस्सा लिया और बीजेपी पर जमकर बरसे। साथ ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास महुरकला गांव में स्थापित भगवान परशुराम की मूर्ति का अनावरण करेंगे। और सपा की पहल के बाद गांव में 2 बीघा जमीन पर यह मूर्ति लगाई गई है। आपको बता दें कि इससे पहले अखिलेश यादव इस तरह की यात्रा पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निकाल चुके हैं। साथ ही दिल्ली में 2 बार सत्ता में काबिज आम आदमी पार्टी अब उत्तर प्रदेश में भी सियासी पैर पसारती नजर आ रही है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लखनऊ के दौरे पर होंगे और यहां वो चुनावी वादों की बौछार करते नजर आएंगे। तो आज पूरी यूपी को एक तरीके से राजनेताओं ने नाद कर रखा था। जिस तरीके से सियासी घमासान है, ये साफ तौर पर इशारा करता है कि यूपी में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अब सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। बिछी हुई है। आपको बता दें कि 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आपको दिखा दें कि मेरठ में जिस तरीके से खेल विश्वविद्यालय का शुभारंभ होगा और साथ ही लखनऊ में समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा और साथ ही यूपी में जो आम आदमी पार्टी है वो सियासी जमीन तलाशती हुई नजर आ रही है। और लखनऊ में आज अखिलेश यादव के साथ साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी नजर आएंगे। तो वहीं मेरठ के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने में बीजेपी पूरी तरीके से जुटी हुई है और आज खेल विश्वविद्यालय का शुभारंभ किया जाएगा, आधारशिला रखी जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ, साथ ही उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंच चुकी हैं। तो मेरठ से अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने की कोशिश की जाएगी। आपको बता दें कि आज जिस तरीके से पूरी यूपी में सियासी संडे का असर देखने को मिल रहा है, कहीं चुनावी संवाद है तो कहीं पर आधारशिला रखकर वोटरों को लुभाने की कोशिश की जाएगी, तो कहीं पर आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से चुनावी बौछार करती नजर आ रही है वो भी आज देखने को मिलेगी। हालांकि कई सारे वादे आम आदमी पार्टी ने पहले ही कर चुके हैं यूपी की जनता के लिए। तो अब फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि यूपी की जनता आखिर किसकी तरफ जाती है। आज विजय रथ यात्रा का 10वां चरण है लखनऊ में, जिसको अखिलेश यादव संबोधित करते हुए नजर आएंगे। 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से मेरठ में खेल विश्वविद्यालय का शुभारंभ। और साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ मेरठ पहुंच चुके हैं। साथ ही लखनऊ में भी आज आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी
पूरा दमखम दिखाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा है। तो वहीं आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यूपी के दौरे पर होंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। और फिलहाल इसी पर आज हम बहस करेंगे और हमारे साथ मेहमान हमारे मौजूद हैं। सत्येंद्र यादव हीरो भैया हमारे पास समाजवादी पार्टी से मौजूद हैं, साथ ही अश्विनी दुबे बीजेपी नेता मौजूद हैं, साथ ही योगेश सोनी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का एनबी न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। योगेश सोनी जी, शुरुआत आपसे कर लेते हैं। जिस तरीके से आज मेरठ में चुनावी विषाद बिछी पड़ी है, क्योंकि मेरठ जो कहा जाता है कि जाट समुदाय का गढ़ है और यहाँ से किसानों का एक किसान बाहुल्य क्षेत्र भी माना जाता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से माना यह जा रहा है कि आज जिस तरीके से खेल विश्वविद्यालय का शुभारंभ किया गया है, आधारशिला रखी जाएगी, तो ये कहीं ना कहीं एक चुनावी विषाद पूरी तरीके से विस्तृत नजर आ रही है। देखिए, स्वाभाविक बात है कि जब चुनाव हो रहे हैं तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो हमारे सामने आएंगी और हर पार्टी अपनी जीत की हुंकार भरेगी और वादे दावे करेगी, इसमें कोई दोराय नहीं है। और देखिए, हम उत्तर प्रदेश के परिवेश में बात करें तो ये यहाँ का विधानसभा चुनाव जीतने का अर्थ ये होता है कि आपने करीब 40% लोकसभा चुनाव जीत लिया है। बड़ा राज्य है और इसमें बहुत, जिससे बोलते हैं, ध्रुव दल भी हैं आपस में। अगर हम अभी पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें, सपा बसपा के गठबंधन के बाद जो उन्होंने हुंकार भरी थी उसमें विजय प्राप्त नहीं हुई थी, तो उनके लिए दोनों के उनको फिर अलग इस चुनाव में वो अलग अलग लड़ रहे हैं। तो देखना होगा कि इस समय जनता उनको कैसे स्वीकार करेगी। और हम बीजेपी के परिवेश में बात करें तो देखिए, बीजेपी के सामने महंगाई और किसान आंदोलन जैसे मुद्दे थे। हालांकि देखिए, बिल वापस ले लिए हैं। जनता इस बात को कितना स्वीकार करती है, कितना समझती है, ये तो देखिए तभी पता चलता है कि किसी के मन में क्या है। क्योंकि इसका सजीव उदाहरण ये है आज की डेट में कि अगर आपके परिवार में 4 लोग हैं तो वो चारों अलग अलग पार्टी को वोट दे सकते हैं। और इसमें किसी के साथ ये दिन था, पहले पूरा एक एरिया, पूरा मोहल्ला, पूरी गली, पूरा कुटुंब एक साथ वोट देता था। आज उससे जो चीजें काफी ऊपर है, सोशल मीडिया के दौर में, डिजिटल युग में इन सब चीजों को कोई नहीं मानता। अब दूसरी बात आ जाती है, देखिए, आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी ने, देखो, कहते हैं, कहावत है कि जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता उसके पास पाने के लिए सब कुछ होता है। दिल्ली से बाहर जाने के बाद उन्होंने मेरा पीछे गोवा दौरा था अभी और तमाम में राज्यों में, अभी उत्तराखंड भी मैं गया था, तो उन्होंने जो फ्री की सेल लगाई हुई है उसको जनता कितना स्वीकार करती है ये देखना पड़ेगा। क्योंकि उन्होंने कोई चुनावी वादा नहीं, चुनावी कोई मुद्दा नहीं, कुछ नहीं, हम ये फ्री कर देंगे, हम वो फ्री कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो जो करते हैं अक्सर जो उनकी शैली में। हालांकि देखिए, उसको भी वो जनता को रुझाने में कामयाब हुए। दिल्ली में वो 2 बार बहुत अच्छे तरीके से रिपीट कर गए। तो अभी जो बाकी चीजें हैं, और मुझे लगता है कि आज जो स्थिति है आज के दौर में चुनाव की, वो थोड़ी सी पहले से कुछ अलग है। आज की डेट में लोग बहुत कुछ समझते हैं और पहले उसका आकलन करते हैं और फिर वोट देते हैं। और हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो देखिए, 3 मर्तबा में हमने देखा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने तीनों बार सरकार अलग अलग दिया है। अगर हम पिछले कालखंड की बात करें, सपा का कालखंड खत्म हुआ, बसपा का खत्म हुआ, फिर सपा को मौका मिला, फिर बीजेपी को मौका मिला, तो उत्तर प्रदेश की जनता किसी को ज्यादा दिन सिर पे नहीं चढ़ाती है। अपने काम के दम पे जो टिकेगा और अपना जो कार्य करेगा उसी के आधार पे मुझे लगता है ये होगा। क्योंकि देखिए, जो लहर है वो भी एक समय तक चलती है, जो अंत में काम है वही बोलता है। और किसने कितना काम किया आज की डेट में, ये बहुत अच्छे से आदमी गूगल पे सर्च करके, चर्चा करके, सोशल मीडिया में के दौरान अच्छे से जांच लेता है। और लेकिन एक बात इसमें यह है कि जो लोग सोशल मीडिया पे भ्रम फैलाते हैं, गलत चीजें फैलाते हैं, उनसे मैं आपके चैनल के माध्यम से इल्तिजा करूंगा कि किसी के ऐसे बहकावे में ना आए, कोई भी गलत चीज एडिट करके, क्योंकि लोग उस पर बहुत जल्दी यकीन कर लेते हैं। तथ्यों से किसी का कोई लेना देना नहीं होता है। तो यहाँ पर भी बहुत संवेदनशील होकर जरूरत है, क्योंकि एक वोट आपका आपकी एक सरकार को बनाने में बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से उन जनता से अपील करूंगा जो सोशल मीडिया पर इस तरीके की चीजों की भ्रामकता में आ जाते हैं। अश्विनी शाही जी, आज 2 सियासी दल हैं, लखनऊ में मौजूद हैं और दमखम दिखा रहे हैं, और आप मेरठ पे हैं। 24 करोड़ प्रदेशवासियों की बात हम लोग करते हैं, इसलिए हम मेरठ में भी हो सकते हैं, सोनभद्र में भी हो सकते हैं और गोरखपुर में भी हो सकते हैं। अब बाकी लोगों को अभी अपना दमखम दिखाना है और अपनी चीजों को लेकर आना है। तो ऐसे बहुत से सियासी दल हैं जो अपनी पारी की शुरुआत कर रहे हैं। लोकतंत्र में उनको शुरुआत करने का उनको पूरा हक है, तो कर रहे हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है।
लेकिन हमने जो अपने परिकल्पना की थी कि हम विश्वविद्यालय बनाएंगे और उन विश्वविद्यालय की आधारशिला रखने के लिए हम वहां पर, ये घोषणा बहुत पहले हो गई थी। और आज जो है इसको चुनाव से आप मत जुड़िए, क्योंकि हमको इसको पूरा करना है। आने वाले चुनाव में हम अपना फिर से वापस आ रहे हैं, क्योंकि आप देखिए वो पिछले कई मुख्यमंत्रियों की मैं बात बता रहा हूं जो बिजनौर और नोएडा नहीं जाया करते थे इस डर से कि हम मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, वो नहीं गए और मुख्यमंत्री भी चेंज हो गए। लेकिन हमारे माननीय कर्मयोगी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी कम से कम 15 से 20 बार जा चुके हैं नोएडा और कई चीजों का शिलान्यास किया, कई चीजों का जो है वो लोकार्पण किया है और वो मिथक तोड़ा है उन्होंने। और फिर अब हम जो भी शिलान्यास कर रहे हैं ये हम आने वाले दिनों में फिर से हमको यहाँ की जनता भर भर के आशीर्वाद देगी और अपना रिकॉर्ड तोड़कर फिर हम लोग आ रहे हैं और फिर हम लोग सरकार बनाकर ये सारे कामों को हम लोग पूरा करेंगे। सत्येंद्र यादव जी, अगर आपके पास पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत और अखिलेश यादव की जोड़ी है तो प्रधानमंत्री मोदी और योगी भी अब जुटे हुए हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। जी उत्तर प्रदेश में जी और देश में भी, मैं तो कह रहा हूँ अभी तो उत्तर प्रदेश का चुनाव है, देश में भी इनकी नकली योजनाएं, इनके फर्जी और नकली फोटो और इनके नकली विज्ञापन अब ये ज्यादा दिन चलने वाले नहीं है। पूरी बारात, पूरी कौरवी सेना भारतीय जनता पार्टी के रूप में उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में पड़े रहें, इकट्ठे हो जाएं, ये कुछ भी करने। अब इनका जो फर्जी विज्ञापन, फर्जी पोस्टर, नकली योजनाएं और राम के नाम पर जो छल करते हैं लोगों के साथ, ये अब ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। ये इसका घड़ा भर चुका है, जनता समझ चुकी है। अभी जो हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि अब लोग जागरूक हो गए, समझदार हो गए। लोग मोबाइल पे सर्च कर लेंगे, लोग गूगल पे सर्च कर लेंगे, लोग आपको ट्रेस कर लेंगे। लेकिन इन लोगों का जो आईटी यूनिवर्सिटी चल रहा है पूरा भारतीय जनता पार्टी का, जो भ्रम फैलाता है, नकली फोटो वायरल करते हैं, वो वीडियो एडिट करके फैला, अब लोग जागरूक हो चुके हैं। ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। पूरे देश में जिस तरह से ये नकली योजनाएं, नकली जितने भी शिलान्यास, अभी 4.5 पौने 5 साल हो गए, कहाँ थे ये? अब अचानक से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, पूरे देश के मुख्यमंत्री इकट्ठे करके कहीं पूजा की विडंबना कर रहे हैं, कहीं गंगा का स्नान कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश में पूरी बारात इनमें बुलाई हुई है, चुनाव तक ये लोग रहेंगे, उसका फिर गायब हो जाएंगे। इनका ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। उत्तर प्रदेश में लोगों को काम चाहिए, रोजगार चाहिए, महंगाई पे अंकुश चाहिए, लोगों को बिजली चाहिए, शिक्षा चाहिए, सुरक्षा चाहिए। बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है इनकी सरकार में। ये बेटी बचाओ का नारा देके बेटियों को रात में जलवा रहे हैं। अब ये ज्यादा नहीं चलने वाला है। माननीय अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जो उन्होंने काम की शुरुआत की थी वो आगे बढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश को प्रगति चाहिए, तरक्की चाहिए और धरती पे, धरातल पे विकास चाहिए, जो इनकी सरकार में नहीं संभव है। ये मन की बात करते हैं, रोजगार की बात नहीं करते हैं, महंगाई की बात नहीं करते हैं, QF का विज्ञापन करते हैं, लकड़ी के खिलौनों से खिलौने के लिए स्टूडेंट्स को प्रेरित कर रहे हैं। अरे भैया, आप रोजगार कब देंगे? आप मन की बात के बाद रोजगार की बात, शिक्षा की बात, स्वास्थ्य की बात आप यादव जी जवाब ले लेते हैं। अश्विनी शाही जी, डिबेट शुरू होते ही आप पर तो आरोपों की बौछार हो गई। देखिए दीक्षित जी, आरोपों की बौछार ये लोग यही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमने जो किया वो हम बता रहे हैं आपको। मैं जवाब दे रहा हूँ। इन लोग जब सरकार में, मैं इन्हीं से तुलना कर लेता हूँ। चलिए, ये कह रहे हैं ना कि नकली और असली, तो मैं इन्हीं से तुलना कर लेता हूँ। जब हम लोग सरकार में आए 2017 में, हमारी अर्थव्यवस्था 6वीं या 7वीं नंबर पर थी। ये लोग 2 लाख करोड़ तक का भी बजट नहीं पेश कर पा रहे थे। 5.5 लाख करोड़ का बजट पेश किए हैं, देश को ले गए हैं कहीं न कहीं। ये लोग 10 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था नहीं थी उत्तर प्रदेश की, आज 20 लाख करोड़ से ऊपर की अर्थव्यवस्था है। तो बिना किसी फैलाव के तो है नहीं। दूसरी बात इन्होंने कहा कि यादव जी, बीच में मैंने आपके नहीं बोला था। अभी डिबेट शुरू हुई है, फिर आप भी नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि हम लोग दूर दूर से बैठे हैं, कोई मतलब नहीं है।
तीन लोग हैं, प्यार आप से चैलेंज कर रहे हैं ना कि आप नहीं जनता बोल तक पाएंगे, जाने दें। क्योंकि मीडिया मैनेजमेंट ही आपके पास है और कुछ नहीं है। तो नहीं, तो आप तो जज की भूमिका में हैं दीक्षित जी। यहाँ तो आपके तीन लोग पास हैं, जो आप है वो विश्वास अपनी पत्रकार करिए, भी मौजूद हमारी हैं। हमारी जी चैनल पर बैठल जी है जी, गरिमा सोनी जी भी मौजूद हैं हमारे साथ, वो भी इसी भूमिका में है जिस भूमिका में मैं हूँ। तो फिलहाल मेरा ये कहना है कि इन लोगों ने जो काम किया, आज इन्होंने कहा अभी कि बेरोजगारी पर बात नहीं करते हैं, हम करते हैं बेरोजगारी पर बात। हम रोजगार देते हैं, 6.5 लाख लोगों को हम लोगों ने नौकरी दी है, हम कहते हैं 4.5 को सरकारी नौकरी दी है, 1 करोड़ 81 लाख लोगों को हमने MSME और अन्य जगहों पर हमने उनको रोजगार दिया है। तो इनके क्या, जैसे ये लोग रोजगार की बात करते हैं, 2 लाख नौकरी दे नहीं पाए और रोजगार की बात करते हैं, सभी लोग लेफाले लगे थे इनके शासनकाल में। ये बेरोजगारी 2017 के बाद बढ़ गई है, उसके पहले तो सभी लोग लेफाल और SDM थे। दूसरी बात महंगाई की करते हैं, बार बार महंगाई की बात होती है। मैं कह रहा हूं कि जब ये यूपीए में थे, यूपीए सरकार में 1241 रुपए का गैस सिलेंडर आप भी देख सकते हैं, 1 जनवरी 2014 को हुआ करती थी, और आज कितना है ये भी देख लीजिए। महंगाई दर यूपीए सरकार की ले लीजिए और एनडीए सरकार की ले लीजिए। बेरोजगारी दर 17% इन लोगों के समय में था, आज 4.5% है। तो ये तो आंकड़े बताते हैं इन लोगों के। देखिए, मिथ्या विलाप करने से कुछ नहीं होता है। ये आइए धरातल पर आंकड़े बताते हैं, देश में हम कहाँ पे हैं। नीति आयोग हमको सराह रहा है, WHO हमको सराह रहा है, योगी मॉडल की चर्चा हो रही है। हर प्रदेश में हम मेडिकल कॉलेज, हर वो जिले में मेडिकल कॉलेज की परिकल्पना कर रहे हैं। एयरपोर्ट 2 थे ऑपरेशनल, आज कितने हैं? तो ये विकास का काम है। चलिए हम विकास कर रहे हैं। और अश्विनी शाही जी, कितना आरोप प्रत्यारोपों का दौर तो लगातार चलता रहेगा। योगेश सोनी जी से पूछ लेते हैं कि आखिर ये जो आरोप लगे और उसके बाद प्रत्यारोप हुए, इनकी धरातल पर क्या कुछ भूमिका है? योगेश सोनी जी। देखिए, हमारे साथ जो डिबेट का दौर है और जो आज की डेट में हम ये चर्चा करते हैं, हमें भविष्य में क्या करना है, मुझे लगता है वो करना चाहिए। बिल्कुल। हर सरकार के पास अपनी उपलब्धि गिनवाने के लिए, हर सरकार के कालखंड में जो त्रुटि हुई वो उसको बताने के लिए है। लेकिन क्या इसमें हमें महत्वपूर्ण ये समझ में आता है कि जनता ये सुनना चाहती है, जनता ये समझना चाहती है। हम जो करना चाहते हैं, आरोप प्रत्यारोपों से दूर हम देश की जनता को इस हाईटेक दौर में कहां तक ले जाना चाहते हैं। आज भारत ने विश्व स्तरीय पटल पर एक हुंकार भरी है। आज हमें जाना जाता है, पहचाना जाता है। ये किसी एक व्यक्ति, एक सरकार का काम नहीं होता, ये सभी सरकारों का काम होता है। और सरकारों का काम करना जनता पे कोई उपकार या एहसान नहीं होता, वो उसका फर्ज, कर्तव्य और धर्म होता है। यदि आप अपनी चीजों को इस तरीके से बताएंगे तो ऐसा लगता है जैसे आपने खुद नौकरी करके पैसा कमा के जनता के ऊपर लगा दिया हो। अरे भाई, जब आप सरकार में बैठे हैं तो आप ही काम करेंगे। हर सरकार में काम हुआ, 3 सरकारों का कालखंड में बहुत अच्छे से पता है। सपा सरकार में बहुत अच्छी लॉ एंड ऑर्डर हुआ कि बहुत अच्छी चीज मजबूती हुई। सपा सरकार में भी बेहतरीन काम हुआ, इस वाली सरकार ने भी काम करे। हर सरकार ने अलग अलग क्षेत्र में काम करे। देखिए, बहुत स्पष्ट बात है, कहीं कुछ एक धर्म को कहीं ना कहीं जो आघात लगता था, जहां कोई चीजें नहीं होती थी, वहां ये बेहतर काम हुआ। जो गुंडे माफियाओं पे जो क्या नाम है, वो उगाही करा करते थे, जिसको प्रोटेक्शन मनी का नाम दिया जाता था, तो हम पत्रकारिता के दौरान देखते थे दिल्ली में सटे जितने बॉर्डर है, वहां जितने इंडस्ट्रियल थे, वहां से एक एक नहीं 10-10 माफिया वहां पर पैसा मांगते थे, प्रोटेक्शन मनी मांगते थे, वहां पर व्यापार उत्पन्न नहीं होने दिया करते थे। लेकिन योगी सरकार ने बेहतर लाइन ऑफ एक्शन के तहत वहां पर इन चीजों को खत्म करा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि एक सरकार की प्रशंसा है दूसरे की बुराई, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हर सरकार अलग अलग क्षेत्र में काम कर रही है। और चूंकि इतना बड़ा जनसंख्या का जो ये राज्य है, इसको संभालने का मतलब ये होता है कि आपने देश को संभाल लिया हो। जनसंख्या के 1/3 में हम और चाइना आते हैं। उत्तर प्रदेश जितनी बड़ी जनसंख्या का देश है, इसको साधने का अर्थ ये होता है कि आपने बहुत कुछ साध लिया। और देखिए, हम ये कहें कि चारों खाने कोई सरकार चित करके चले, एक मुश्किल है, क्योंकि इसमें हो क्या रहा है, सरकार रिपीट नहीं कर रही। जैसे सपोज दैट मान लीजिए बीजेपी रिपीट नहीं कर पा रही, नहीं कर पाएगी, या कोई और बात हो सकती है, तो दूसरे के हाथ में चार्ज आ जाएगा। अब वो क्या होता है, डाक कावड़ की तरह जल देने का काम हो जाता है। और मैं मानता हूं कि यहाँ पर कोई भी सरकार है, उसको जो भी है, कम से कम 2 कालखंड, मैं ऐसा मानता हूं, ये मेरा अपना आकलन है, किसी सरकार को 2 कालखंड अगर मिल जाए तो वाकई वो तस्वीर बदल सकता है। उस तस्वीर बदलने में वो सक्षम है। चलिए अश्विनी शाही जी, आपसे फिलहाल हम ये जानना चाहें कि जिस तरीके से किसान आंदोलन को लेकर किसान आहत हुए थे और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश कहा जाता है उसको
किसान बाहुल्य क्षेत्र कहा जाता है और 136 विधानसभा सीटें हैं जिस पर आप 27 पर हारे हैं और 109 सीटों पर फिलहाल अभी भी आप काबिज हैं। तो आपको लगता था कि क्या ये अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को नहीं साधा गया, तमाम वादों की बौछार नहीं की गई, तमाम योजनाओं की बौछार नहीं की गई, तो जो ये 109 का आंकड़ा है क्या घट सकता था? दीक्षित जी देखिए, अभी उत्तर प्रदेश जो है अपना, सोनी जी ने अभी कहा कि 24 करोड़ का प्रदेश है, देश के बराबर है। हम लोग विश्व की 7वां 8वां देश हो सकते हैं अगर देश के रूप में तुलना होती हमारी तो इसमें हमको पूर्वांचल को भी साधना है और वहां को भी साधना। ऐसा हम नहीं कह सकते, हम साध कहीं नहीं रहे हैं। हम जनता के द्वारा कि हमें पूर्वांचल को भी साधना है और पश्चिम को भी साधना है। अच्छा, इंसान जब हम पूरा करने दीजिए, साधने की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं। अच्छा, हम किसी को साधने की बात ही नहीं करते हैं। ये तो 24 करोड़ जनता, कभी भी माननीय कर्मयोगी आदित्यनाथ जी ने जब भी भाषण दिया, जब भी कुछ कहा तो 24 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता की बात की। तो हमको पश्चिम सहारनपुर से लेकर मेरठ से लेकर सोनभद्र और देवरिया तक हमको जाना है। तो हम चतुर्दिक विकास की बात करते हैं और उस चतुर्दिक विकास में देखिए कितना मतलब भव्य काम हुए हैं। एक तरफ से नहीं, मैं अभी सांस्कृतिक पर बाद में आऊंगा। अभी देखिए माफियागिरी पर कितने भव्य काम हुए हैं। 1800 करोड़ से ऊपर की संपत्तियां जब्त करके और गरीबों को मकान वहां पर बना के दिए जा रहे हैं। इतना बेहतर काम किस प्रदेश में हुआ है जरा बता दीजिए। आज संगठित अपराध करने में उत्तर प्रदेश में सबकी रूह कांपती है। संगठित अपराध उत्तर प्रदेश में नहीं। हाँ देखिए, बड़ा प्रदेश है तो छोटे अपराध होते रहेंगे। इसको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं हो रहे हैं और कुछ नहीं होता, वो होता रहेगा। ये एक समाज की चीज है, समाज में हम लोग हैं तो ये सब चीजें हैं। दूसरी चीज आई जो मुगल आक्रांताओं के द्वारा अश्विनी शाह जी, अंकुश लगाया जा सकता है किसी हद तक। अंकुश हाँ एकदम लगाया जा सकता है और उसी की तरफ हम अग्रसर हैं। जब ये देखिए, जब हम बड़े माफियाओं को, संगठित अपराधियों के सरदारों को अंदर कर दिए हैं, अब उनको राजनीतिक संरक्षण नहीं दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी देखिए, एक इतने बड़े माफिया को जिसको हम लोगों ने पंजाब से यहाँ लेकर हम लोग आए, उनके भाई को लेकर घूम रहे हैं अखिलेश जी अपने रथ पर बैठा के और अपने दूत को ओम प्रकाश राजभर को भेज रहे हैं जेल में, जाओ बात करो। और अभी सुनने में आया है कि साइकिल की पिछली से गद्दी, वो जो होता है क्या कहते हैं, पिछला वाला पहिया होता है, उसके ऊपर वो भी सवार होने वाले हैं मुख्तार अंसारी। नहीं, तो पंजाब से तो ले आए थे आप, लेकिन उज्जैन से नहीं ला पाए थे। अश्विनी शाही जी, उज्जैन से नहीं ला पाए थे। उज्जैन वालों को तो मैं खुल के कहता हूँ कि उज्जैन में जो माफिया था, सपा उसको जो है समर्थन दे रही थी, उसको संरक्षण दे रही थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब तक वो जेल में रहा। ये उनको जो है सिपाही देकर और उनके अंगरक्षक दे रहे थे। और मैं कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने, जो हमारी ठोको नीति है, उत्तर प्रदेश का एक पहला मुख्यमंत्री माननीय कर्मयोगी आदित्यनाथ जी हैं, जिन्होंने सीना ठोक के कहा कि अपराधी है तो जेल में रहेगा, नहीं तो मार दिया जाएगा। कई तार खुल सकते थे उससे और कई लिंक्स निकल सकते थे, चाहे वो समाजवादी पार्टी के नेता जो निकलना था उसको पूछताछ हो गई थी जी। और लिंक निकालने में जो है हम लोग जो है कसाब को भी देखा हम लोगों ने, कितने दिन तक खिलाया गया उसको कबाब और बिरयानी खिलाया गया था। फांसी हो गई उसको, लेकिन उसको अगर पहले उसी समय गोली मार देते तो तार तो बाद में भी निकलते रहते हैं। चलिए, सत्येंद्र यादव जी इसी को लेकर कुछ कहना चाहते हैं, कहीं उसके तार इनकी पार्टी के नेता तो नहीं थे। सत्येंद्र यादव जी, हीरो भैया। सबसे पहले तो इन लोगों की मानसिकता आप देखिए। इनका कहने का मतलब है कि छोटे अपराध होते रहेंगे, बड़े अपराध से हम अंकुश लगाएंगे। सबसे पहले तो इनकी मानसिकता ये देखिए, रात में एक बहन को, एक बेटी को जलाया जाता है, इसको इन्होंने छोटे अपराध में कैटेगराइज कर दिया। इनकी देखिए इन्होंने कैटेगरी बना दी है कि छोटे अपराध होते रहेंगे, बड़े अपराध। दूसरी बात है कि इन्होंने अपना एक ऑफिशियल स्टेटमेंट, पता नहीं बीजेपी के प्रवक्ता है नहीं, इनको नहीं, मुझे नहीं मालूम है, मुझे नहीं पता कि पार्टी ने इन्होंने कह के भेजा है कि सरकार ने इनको नियुक्त करके भेजा है कि आपको बोलना है कि हमारी ठोको नीति है। इन्होंने ये स्वीकार किया कि हमारी ठोको नीति है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और सत्येंद्र यादव जी, आप ब्रेक पर जाने से पहले कुछ बात कर रहे थे इस तरीके की, जैसे कि
जो आंकड़े अपराध के सामने आए थे सत्येंद्र यादव जी? जी बिल्कुल जी इनकी कहावत ये देखिए, इनका कहने का मतलब ये है कि हमारी ठोको नीति है। पता नहीं अब ये भारतीय जनता पार्टी के संलिप्त होकर कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से इनको ये नियुक्त किया गया है बताने के लिए जनता को उत्तर प्रदेश की कि हमारे यहाँ ठोको नीति जो है लागू हो चुकी है। मुझे इनका जरा समय बताएं, नोटिफिकेशन बताएं कि इनकी ठोको नीति जो है इनकी सरकार की कब जारी हुई है और उस ठोको नीति के मानक क्या है, उसके मापदंड क्या है। वो ठोको नीति उत्तर प्रदेश की जनता के किन किन लोगों पर लागू हो रही है। सरकार का वो नोटिफिकेशन जीओ नंबर बताए, गवर्नमेंट का जो शासनादेश होता है, मुझे वो शासनादेश की कॉपी में चाहूंगा, क्योंकि मैं विपक्ष में हूँ, तो मुझे और उत्तर प्रदेश की जनता को भी इन्होंने जो अभी कहा है कि हमारे यहाँ ठोको नीति चल रही है, उस ठोको नीति की एक शासनादेश की कॉपी मुझे उपलब्ध कराएं और उत्तर प्रदेश की जनता में उसको प्रकाशित करने के लिए भी दें। आप ये देखिए, इनके हौसले ये देखिए, ये अंग्रेजी शासन प्रणाली को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये उसको कॉपी भी नहीं कर पा रहे हैं। इन्हें लगता है सत्ता के लालच में कि जिस तरह से भारत में ब्रिटिशियन ने जो किया था, उन्हीं की तर्ज पर यहाँ गरीब को इतना गरीब कर दो कि वो जीने भर को ही आजादी समझे। यहाँ लोगों को इस तरह से लूट लो कि लोगों के पास खाने के लिए, रहने के लिए, आप देखिए, आप रिचार्ज देखिए, कांग्रेस सरकार में ये अभी कह रहे थे, सिलेंडर की बात कर रहे थे, सिलेंडर आप देखिए, इन लोगों ने कोरोना में जिस तरह से ऑक्सीजन की जो चोरी की है, 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख तक सिलेंडर बिकाए इनके कोरोना काल में। सरकार का ये सरकार के ही लोग, इन्होंने राशन, उत्तर प्रदेश से राशन की जो चोरी हुई है, मध्य प्रदेश में कई राशन की गाड़ियां पकड़ी गई, वहाँ खरीद फरोख्त करते हुए। सत्येंद्र यादव जी, मुद्दे पर रहिए ना, आप तो कहाँ से कहाँ मुद्दे को भटका के ले जाते हैं यादव जी। आंकड़ों की बात कर रहे थे, आंकड़े कुछ मैं दे दूं आपको, कुछ आंकड़े मैं दे दूं आपको सत्येंद्र यादव जी, कुछ आंकड़े मैं दे दूं। 2012 में अखिलेश यादव ने सरकार संभाली, सत्ता संभाली, वो मुख्यमंत्री बनी, उसके बाद अगर महिला सुरक्षा की बात कर ले, वो आंकड़े में दे दूं आपको सत्येंद्र यादव जी। 2014 में 3,667 रेप हुए हैं आपकी सरकार में, तब भी अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। 2015 की बात कर ले तो 9,075 रेप हुए हैं यूपी में। यह आंकड़ा बढ़ाई है। आप सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बात कर रहे थे, यह आंकड़ा बढ़ाई है, कम नहीं हुआ है। 2014 और 2015 में 3 गुना आंकड़ा पहुंच गया था जब आपकी सरकार थी, और उसके बाद उसके कम होना चाहिए था यह आंकड़ा। सत्येंद्र यादव जी, कौन सा डेटा बता रहे हैं, आपको भी मालूम नहीं है। नहीं, परसों की बात है, 2 दिन पहले दैनिक जागरण ने इनके आंकड़े 4 साल से। आप अपने आंकड़ों पे बात कर लीजिए ना, आपने अगर आंकड़े कम कर दिए तो मैं मानता जी, मैं आपको पर्सनली आंकड़े भेज दूंगा जी। आप पता नहीं पर्सनली नहीं, कुछ पर्सनली कुछ भी नहीं, डिबेट में आप बताइए, आप आंकड़े बताइए। सरकार में, अरे सुनिए, इनकी सरकार में सिर्फ और सिर्फ चोरी हो रही है। इनकी सरकार आंकड़े दे दीजिए मुझे। होर्डिंग लगी है, सुनिए मेरी बात, इनकी सरकार में एक चौराहे पे होर्डिंग लगी है कि 1 लाख को रोजगार दिया, अगले चौराहे पे लगाए 1.5 लाख को दिया है, तीसरे चौराहे पे लगाए 2.5 लाख को, और आप ये बोल रहे हैं 6 लाख को। मुझे नहीं मालूम है कि 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख लोग कौन सी प्रक्रिया के तहत इंडिया रोज बढ़ रहे हैं। ये आंकड़े की जो बात करते हैं, तो सब फर्जी आंकड़े हैं, इनके सारे फर्जी कागज हैं। मैंने तो आपको सही आंकड़े दिए ना यादव जी। सुनिए जी, मैं सही आंकड़े, आप 3 महीने रुक जाइए। उत्तर प्रदेश में जो प्रगति और जो विकास और जो खुशहाली आने वाली है, प्रत्येक विभाग में आप देखिए हमारे यहाँ कैसे काम होगा। एक्सप्रेस वे हमारे यहाँ बनेंगे, एयरपोर्ट हमारे यहाँ बनेंगे, रोजगार हमारे यहाँ मिलेगा, कन्याओं को हमारे यहाँ सुरक्षा मिलेगी। स्वास्थ्य से लेकर जितने उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज बने हैं, हमारी सरकार में बने हैं, इनके मेडिकल कॉलेजों का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और गृह मंत्री फर्जी उद्घाटन करते हैं। आगे से पोस्टर लगा के फोटो खींचते हैं, पीछे की फोटो 1 घंटे बाद पता चलता है कि पीछे तो कुछ बना ही नहीं है। नहीं, आंकड़े भी ऐसे ही बढ़ते रहेंगे क्या यादव जी? पंच वाले लोग हैं, आगे आगे फोटो दिखाते हैं। अरे यादव जी, आप आंकड़ों पर बात करते हैं, कभी कभी आप होर्डिंगों पे चले जाते हैं, आप मुद्दे पे बात ही नहीं करना चाहते यादव जी। जो फोटो रिलीज की है वो चाइना की फोटो है। कैसी बात करते हैं आप यादव जी? क्या फोटो रिलीज करनी चाहिए, क्या रिलीज करना चाहिए? अरे जो मैं बात कर रहा हूँ वो आप सुनिए जी। आपको मैं बता रहा हूँ वही आप सुनिए और वो देखिए भी आप समाज में। आप पता नहीं कहाँ पे एंकरिंग कर रहे हैं, आपको जानकारी नहीं है। जानकारी, मैं पूरी जानकारी लेके बैठा हूँ। अरे सुनिए, इन्होंने जेवर में जो फोटो रिलीज की है, आप कहाँ जेवर पहुंच गए? आप आंकड़ों पे ले लीजिए। आपके पास बताइए,
उत्तर प्रदेश में कितने कहाँ अपराध हो रहे हैं आपको मालूम नहीं है क्या? नहीं, आप अपने कितने रोजगार 2012 से 2017 तक जो अपराध हुए उनसे आप क्यों अनभिज्ञ हैं? आप उन पे बात क्यों नहीं कर रहे? अरे आप ये बताइए कितने हुए? कितने रोजगार पूछिए। 2000 कर रहे हैं आप? मुजफ्फरनगर में जो दंगा हुआ था वो भी आपकी सरकार में हुआ था ना? अरे आप आंकड़े की बात करते हैं। मुजफ्फरनगर में जो दंगा हुआ था वो आप 133 दंगे हुए हैं 2012 से 2017 तक। आप ये बताइए, अरे 6 लाख में से आप बताइए कौन से विभाग में कितनी नौकरियां मिली आप? 2012 से 2017 तक 133 दंगे हुए हैं। अरे आप बुलंदशहर वाला कांड भूल गए हैं? बुलंदशहर वाला कांड भूल गए हैं आप? बीजेपी के पैनल पे जो आदमी 6 लाख नौकरियां बता रहा है, आप एंकरिंग कर रहे हैं, आपके पास ज्यादा आंकड़े हैं, आप बताइए कौन से विभाग? मैं तो आंकड़ों पर ही बात कर रहा हूँ, आप होर्डिंगों पे पहुंच जाते हैं। अरे आप बताइए, अरे मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप आंकड़ों पर रहिए या होर्डिंगों पे चले जाइए। अरे आप सुनिए मेरी बात, एंकरिंग कर रहे हैं आप 6 लाख। आप बार बार ये क्या कर रहे हैं? क्या लगा रखा है आपने? एंकरिंग कर रहे अरे हैं। आप बताइए, आप क्यों नहीं बता रहे? आप एक पत्रकार हूँ, कोई किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ जो आप बार बार कह रहे हैं कि एंकरिंग कर रहे हैं। एंकरिंग कर रहे हैं, सबको दिख रहा है। आप क्यों नहीं बता रहे मुझे? 6 लाख में से कौन से विभाग में कितनी नौकरियां मिली बताइए आप। आपके पास आंकड़े हैं मैं तो गिनवा दूं, मैं गिनवा देता हूँ अरे भाई आप यादव जी। बताइए। पूछ लेते हैं सुनील शाही जी से आखिर कि इन्होंने कितनी नौकरियां दी और आपकी सरकार में कितने दंगे हुए। समाजवादी पूछ लेते हैं सुनील शाही जी की इनकी सरकार में आखिर कितने दंगे हुए, कितने नौकरियां दी और फिर 2012 से 2017 तक क्या आंकड़ा रहा है अपराध का। सुनील शाही जी क्यों नहीं बता पा रहे? 4.5 लाख सरकारी नौकरियों का हिसाब दे रहा हूँ और 2 लाख संविदा पर 6.5 लाख है। 1,37,000 सिपाहियों की भर्ती हुई है। 1,21,000 बेसिक शिक्षा माध्यमिक बेसिक शिक्षा में हुई है। 8,000 माध्यमिक शिक्षा में हुई है। गूगल पे मैं आपको भेज दूंगा। इस तरीके के अरे सुन लीजिए भाई यादव जी क्यों? अरे भाई यादव जी बुद्धि घुटने में नहीं होती है, कहाँ चिल्ला रहे हैं आप? बार बार मना किया जा रहा है, शांत रहिए। अरे आप लोग सरकार में नहीं आ रहे हैं। लोगों को जबरदस्ती उस अध्यापक में जो आपका मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हुआ था और किस अध्यापक आपके उसमें मैं दीक्षित जी नाम नहीं लूंगा मैं, आपका और इनके बारे में मैं बता रहा हूँ। इनके बहुत बड़े नेता जो एकमेव हैं, उनकी पत्नी को मंच पर नीचे खड़े लड़कों ने छेड़ दिया। ये इनके कानून व्यवस्था थी, ये कानून व्यवस्था थी। और इनके बड़े नेता कहते हैं कि लड़कों से गलती हो जाती है। ये है कानून व्यवस्था इनकी। और आज जो ये इनको दर्द हुआ है, दर्द इनको जो हो रहा है, पत्नी का मत क्या हम उसको तोड़ रहे हैं, उनके घरों को, उनकी अवैध संपत्तियों को, नजूल की जमीन पर जो उन्होंने अपना बनवाया था उसका इनको दर्द हो रहा है। यादव जी आपके एक प्रवक्ता एक दिन बोल रहे थे हमारे यहाँ तो भाई अखिलेश जी पर शुरू, अखिलेश जी पर खत्म। हमारे यहाँ जब आपने अभी कौरवों की सेना कहा, चलिए कौरवों की मान लेते हैं, लेकिन हमारी पार्टी पूरे देश नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और आप लोग उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं है। और अपने जो है वोट का परसेंटेज देखिए और हमारे जितने जो है मेंबर है उनकी संख्या देखिए। यादव जी ऐसे चिल्लाने से काम नहीं चलेगा, कुतर्क करने से काम नहीं चलेगा। कुतर्क करेंगे उसके बाद पत्रकारों पर उंगली उठाएंगे। भी पता करें उसको, इन लोगों के वीडियो बना के चिल्ला रहे हैं, कौन सुन रहा भैया? दीक्षित जी ऐसे नहीं बात होती है। गाँव में जिसका वीडियो बनवाया गया, मुद्दों पर बात कर लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आप तो पता ही नहीं कहां चले जाते हो यादव जी। मुद्दों पर बात कर लीजिए। आप ना आंकड़ों बात करते हैं, फिर आप पोस्टरों पे बात करते हैं, फेसबुक का ज्ञान लेके बैठ जाते हैं यहाँ। चलिए, अरे योगेश सोनी जी से पूछ लेते हैं कि जो फिर आखिर आरोप प्रत्यारोप का दौर तो ऐसे चलता रहेगा। 2012 से 2017 तक आपने भी सरकार देखी और हमने भी सरकार देखी, और 2017 के बाद अभी भी फिलहाल सरकार का कार्यकाल जारी है। पूछ लेते हैं कि आखिर दोनों में फर्क क्या रहा। योगेश जी विश्लेषण कर दीजिए जरा। सत्येंद्र यादव जी आपको मौका दिया गया ना, आप बोले तो कोई नहीं बीच में बोला आप, लेकिन आप शांत हो जाइए। योगेश जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर 2012 से 2017 तक जो सरकार रही और 17 के बाद अभी भी जो कार्यकाल जारी है, कृपया विश्लेषण कर दीजिए ताकि साफ हो जाए जो भी है। देखिए ऐसा है कि हम उन आंकड़ों पे चर्चा करते हैं जो पुलिस तक पहुंच जाते हैं या जो सामने आ जाते हैं। ऐसे बहुत सारे आंकड़े हैं जो आ भी नहीं पाते। बिल्कुल। और ऐसा नहीं, ऐसी सरकारों की कालखंडों में इतना सब कुछ हुआ है। अगर आप रेप, मर्डर और अत्याचार जैसे आंकड़ों पर अगर आप आ जाओ ना,
तो इस समय वाकई उस जो धज्जियां उड़ जाए। लेकिन बिल्कुल। मसला ये है कि हम उन्हीं बातों पे चर्चा करते हैं जो हमारे सामने आती है। देश को प्रदेश जो हमारा इस समय बहुत हम लोग बड़े, देखिए आज भी हम तमाम देशों से कई चीजों में पीछे हैं, लेकिन हम धीरे धीरे अपडेट और अपग्रेड होने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें सबकी बड़ी मेहनत होती है और हम जिस पटल पर आज पहुंचे हैं हमें विश्व विख्यात पहचान मिली। लेकिन बिल्कुल। अगर हम बात ये करें कि आप अपनी ही उपलब्धियां गिनवाएं और दूसरे को नीचे गिराएं, ऐसा कभी कभी कुछ नहीं होता है। हर, मैंने पहले भी चंक में कहा और फिर कह रहा हूं, हर सरकार ने अपने क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में बेहतर काम किया। लेकिन यदि आप ये सोचे कि हमारी सरकार बड़ी सुपीरियर होकर निकली थी, वो कालखंड बड़ा स्वर्णिम युग था, वो एक बड़े सुनहरे क्षण थे, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। हम उसमें हमने जातिवाद, धर्मवाद, तमाम ऐसे आरोप देखे थे जिसमें बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि जो हम चैनल पे बता भी नहीं सकते। लेकिन आप एक बात का ध्यान रखिए कि जनता अब जो चाहती है हम उस पर चर्चा करें, तो आपका हमारा डिबेट करना सार्थक हो जाएगा और हम कंपैरिजन करें। क्योंकि अपनी गलती, अपनी चोरी कौन बताता है? मुझे लगता है इस दुनिया में कोई नहीं बताता। अगर मैं कोई गलती चोरी करूंगा मैं क्यों बताऊंगा? आप गलती चोरी करेंगे, आप क्यों बताएंगे? इसीलिए जो बीता उसको कुरेदने की बजाय और आप कंपेयर करने की बजाय आप ये देखिए कि आप प्रदेश की जनता से किस आधार पर वोट मांगने जा रहे हैं। क्या आपकी बात वो उनको अच्छी लग रही है? क्या वो आपके जो पुराने कार्यकर्ता, पुराने जो आपके कट्टर एक प्रतिनिधि वोटर्स थे, वो क्या आपको पसंद कर रहे हैं? ये सब चीजें होती हैं। अब काम पर वोट होगा। अब इस बार और दुनिया बदली है। कोरोना के कालखंड की बात रही, जैसे मेरे साथी मित्र सपा के कह रहे थे कि मजदूरों के साथ, देखिए वो एक भयानक त्रासदी थी जिसपे विश्व स्तरीय जो परेशानी, जो एक बहुत बड़ा संकट जो था, उससे कोई नहीं बच पाया है। नीतियां, नियत को हम यहाँ नहीं जोड़ते हैं, उसमें आपके हमारे कितने चले गए, कितनी परेशानी हमने देखी थी। तो ऐसी चीजों को चुनावी मुद्दों से बिल्कुल ना जोड़ा जाए, क्योंकि देखिए एक जो त्रासदी थी, एक जो महासंकट था, उसको आप चुनावी मंच पे ना बुलाएं, ना उसका जिक्र करें। क्योंकि देखिए वो कहीं ना कहीं हिट करता है, हृदय से जब आदमी उसको सोचता है। तो अभी जब आप बात कर रहे थे, मुझे वो कालखंड याद आ गया। मैंने कई ऐसे अपनों को, कई ऐसे परिचितों को मरते देखा था जिनको हम बचाने का प्रयास कर रहे थे, नहीं कर पाए। इसमें ना आप छूते थे, ना मेरे जो भाजपा के प्रवक्ता साहब बैठे, ना ये छूते थे, ना एंकर साहब आप थे। लेकिन होता क्या है कि ये सब चीजें चुनावी मुद्दों के लिए नहीं है। चुनाव में बहुत कुछ बताने के लिए है। आप अपनी उपलब्धियों को बताइए कि आपने ये करा, आपने लैपटॉप बांटे, ये बताइए, आप ये करेंगे शिक्षा के क्षेत्र में, ये बताइए आपकी कौन सी ऐसी वहां पे प्रणाली अधूरी थी जिसको आप पूरा कर सकते हैं। ये बातें आप कर सकते हैं, लेकिन आप अपने को बढ़ा के दूसरे को गिरा के ऐसी बातें, क्योंकि ये बात हम आज तो कर रहे हैं, आपको, हमें तमाम जनता देखिए, लाखों करोड़ों दर्शक देख रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि आज क्या चाहता, आज मिजाज क्या, देखिए जो मिजाज के हिसाब से नहीं चलेगा वो विफल हो जाएगा। ये तो चुनावी मेला है, सेल लगती है भैया, जो जिसका प्याला जिसका महंगा वो उसको खरीद लेता है। अब देखिए आपकी लंका भेजने के लिए केजरीवाल एंटर कर रहे हैं, तमाम ऐसे और भी दल आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं विचलित करें। आपके पास उसका एक्शन प्लान होना चाहिए, आपके पास ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे आपको जनता समझे और स्वीकार करे। ये मैं दोनों भाइयों से कहता हूं अपने, ऐसे काम नहीं चलेगा। और आंकड़ों की आप बात करें तो मैं आंकड़े आपको क्या बताऊं, देखिए साहब 2 दशकों से 20 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं। आंकड़े वो जो थाने के गेट से आके बाहर खत्म हो जाते हैं, कौन से आंकड़े? आप आंकड़े वही तो मानते हो जो एफआईआर हो जाती है, जो एनसीआर कट जाती है, जो प्रशासन के सामने आता है। वो आंकड़े जो भारी निपट जाते हैं, उन आंकड़ों को कौन गिनेगा? बाहुबलियों के उस जो उनका वर्चस्व, जो उनका एक जिसको बोलते हैं बड़ा, वो सब रहता है कि उसके आधार पे वहीं से फैसला हो गया, कुछ भी कर लिया। जो पंचायतों में बात नहीं पड़ जाती, वो भी आंकड़े नहीं गिने जाते। आंकड़ों का कोई खेल नहीं है, खेल आंकड़ों का नहीं है। खेल इस समय ये देखना है कि आज जनता क्या चाहती है, युवा क्या चाहता है, और हम किस पटल पे हम कैसे भला कर सकते हैं। इस पे आप उपकार के रूप में मत लीजिए, कोई दूसरे को गिराओ मत, अपनी उपलब्धि गिनवाने का काम कीजिए। अश्विनी शाही जी। जी देखिए दीक्षित जी, हमने एकदम सोनी साहब की बातों से मैं सहमत हूं कि अपनी उपलब्धि सबको गिनवानी चाहिए। लेकिन एक इस समय एक होड़ मचा हुआ है समाज में और हर राजनीतिक दल में मचा हुआ है कि अगर आपका 1 माले का घर है और पड़ोसी का 2 माले का है, तो हम ये नहीं सोचते हैं हम 3 माला बना के ऊपर हो जाएं, हम सोचते हैं उसका 1 माला और गिरा कर नीचे कर दें उसको। तो ये चल रहा है। लेकिन आज जो दिख रहा है, जो हम कर रहे हैं, जो मुगलों के काल से जो सांस्कृतिक धरोहरों को हमारे क्षरण किया गया, उसका अनुरक्षण करने का काम हम कर रहे हैं और विकास का भी काम कर रहे हैं। हम दोनों काम कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं, हम देखिए अभी हमारी जो कोरोना की बात आई, हमारे उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनता बहुत है, तो मार्च तक हम जो है उनको फ्री राशन दे रहे हैं। और गांव-गांव में चले जाइए, पूछिए 1 यूनिट पर कितना अनाज मिल रहा है उनको।
और ये सरकार देने का काम कर रही है। एक समय यही लोग मैं नहीं कहूंगा, देखिए एक चीज, अगर कोरोना की बात आई थी, सबके घरों में सबके जानने वाले कोई ना कोई इसमें जो है कहीं ना कहीं गए हैं, लेकिन देश में अगर वैक्सीन आई टाइम पर, तो अखिलेश यादव जी का ये कहना किस तरीके से कि ये भाजपा की वैक्सीन है, मैं नहीं लगवाऊंगा, और आज जब इनको जो है, ईश्वर न करे किसी की तबीयत खराब हो कोरोना से, लेकिन जब उनकी पत्नी की तबीयत खराब होती है तो उनका ट्वीट आता है कि नहीं मैंने वैक्सीन लगा लिया है। तो ये दोहरा चरित्र जो है ये उचित नहीं है। इसलिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार विकास पर भी ध्यान दे रही है, और उत्तर प्रदेश की जनता के लिए जो हमारे सांस्कृतिक मूल्यों की बात थी, चाहे वो काशी हो, मथुरा हो, अयोध्या हो, सब पर हमने काम करने का वो किया। विंध्याचल में देखिए हम लोगों ने किस तरीके से वहां का विकास किया, तो ये सभी का कर रहे हैं। ये लोगों का अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो हज हाउस बनाने का टाइम था, सब कुछ था, हमने तो हज के लिए पैसे भी दिए, और आज हम मंदिरों का भी अनुरक्षण कर रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं। इनके अब तुलनात्मक अध्ययन एक और मैं करता हूं, तुष्टीकरण की राजनीति। इनके समय में 30,000 रुपए मुस्लिम लड़कियों को दिए जाते थे, हिंदुओं को नहीं दिए जाते थे। तो ये जो पार्शियलिटी थी उनको हमने दूर किया है, और आज शौचालय बनाया है तो सभी वर्ग के लिए है, घर दिया है 44 लाख तो सभी वर्गों के लिए है, उज्ज्वला योजना सभी वर्गों के लिए है, 3 तलाक मुस्लिम बहनों के लिए हमने, जो कि वो उनका व्यक्तिगत दिक्कत हो रही थी उसको दूर करने के लिए उनको भी साथ लेकर हम चले हैं। तो हम सबको विकास से जोड़ रहे हैं, और नारा ही है हमारा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और अब सबका प्रयास है। फर्क जो हमारा ऐड आता है, फर्क साफ है, उसमें हम कहते हैं एक तरफ गंगा आरती हो रही है आज, जो कि औरंगजेब के समय में सब चीजें बंद कर दी गई थी, मंदिर तक तोड़ दिए गए थे, सबको पता है, और एक तरफ जो है सैफई में सरकारी फंड 100 करोड़ था उसका। अश्विनी शाही जी, सत्येंद्र यादव जी से पूछ लेते हैं कि आखिर फर्क कितना साफ है और फर्क कितना रहा है। जैसे इन्होंने अभी कोरोना के टीके की बात की, अगर ये अपने कपड़े उतार के बाजू चेक करेंगे तो इसमें 54 टीका जो लगा होगा, क्या इसमें कांग्रेस सरकार में पैसा लिया गया था, क्या इन्होंने या इनके पूर्वजों ने उसका पैसा जमा किया था? तो क्या ये देश में टीका पहली बार मोदी जी ने लगाया अपनी फोटो बड़ी सी लगा के? अरे आपको फोटो लगवानी, आप धारावाहिकों में काम करिए, आप सफल प्रधानमंत्री नहीं है देश के। इतना समय आप हर रैली में गेटअप लेने में, मेकअप करने में, तैयारी करने में लेते, उतने समय में तो आप किसानों से मिल लेते। इतने समय में जो किसान पूरे देश में मारे गए आंदोलन के रूप में जो आंदोलन चल रहा था, इतने सभी किसानों के घर हो लेते आप। इतने में तो जिन बेटियों को जला दिया गया, जिन बेटियों के साथ अन्याय हुआ, उनसे मिल लेते आप। ये बीजेपी जो है सिर्फ मेकअप सरकार है। हम आपको बता रहे, ऐसा लग रहा है जैसे ये भीख में दे रहे हैं टीका, लिख रहे हैं उस पर मुफ्त टीका। अरे इससे पहले जो देश में टीके लगे थे, क्या पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने ही की सरकार में टीके लगे हैं क्या? यादव जी, फोटो तो अखिलेश यादव ने जो लैपटॉप बांटे थे उन पे भी लगे थे, उन पर भी हटाए जा सकते थे। दूसरी मेरी बात नहीं तो हम उस पर आएंगे। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि अखिलेश जी जो है टीका नहीं लगवाए, उन्होंने ये कहा कि पूरे प्रदेश में सभी को टीका लग जाएगा, उसके बाद हम भी लगवा लेंगे। उनका तो अच्छी बात है, तो वो चाहते हैं कि पहले सभी को टीका लग जाए, उसके बाद आखिर में हम भी लगवा लेंगे। बीजेपी की वैक्सीन जैसा कुछ बयान सामने आया था, बीजेपी की वैक्सीन, सत्येंद्र यादव जी, बीजेपी की वैक्सीन भ्रमक। अरे बीजेपी खुद ही तो कह रही है कि मेरी वैक्सीन है, ये बीजेपी खुद कह रही है, अपनी फोटो लगवा के अपना सारा पूरा फ्री में मुफ्त में वैक्सीन दे रहे हैं। बताइए ना, कुछ बताइए क्या लोगों को। अरे स्वतंत्र जी, लैपटॉप वाली फोटो बताइए ना, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव की लगी थी, उस पर बोलिए कुछ। अरे उस पर बोल दीजिए। प्रत्येक व्यक्ति का है, सबका हिस्सा है। अगर देश और आपकी सरकारों में जो राशन बिकते थे अगर में ऊपर भी बोल दीजिए। एक्साइटमेंट क्यों कर रहे हैं कि आपने फ्री में दिया है? आप भीख दे रहे हैं क्या आप राजा हैं? क्या साम्राज्यवाद की स्थापना कर दिया आपने? आप ब्रिटिश को फॉलो कर। अरे तो वो लैपटॉप पे जो फोटो लगी थी, क्या मतलब आप अपने घर से सफाई से आया था क्या वो? फ्री में अरे सुमन जी, सफाई से वो लैपटॉप आए थे क्या? इसमें फोटो लगी थी मुलायम सिंह यादव की और अखिलेश यादव की, वो सफाई में बने थे उनके घर पे। बताइए, जल्दी बताइए भाई यादव जी। और इस देश में अरे भाई यादव जी,
यादव जी, स्वतंत्र यादव जी, धनिया से बताइए, लेके आटा से लेके चावल से कहाँ से आए लेके थे? सब अडानी का छाप हो गया है। अरे भाई यादव जी बताइए, देखिए भाई आगे आप सुनिए, हम आपकी बात ऐसी सुनिए, स्थिति एक आई थी। जवाब अरे दीजिए सुनिए, आप। यादव जी अरे एक जवाब दे दीजिए भाई, वो फोटो क्यों लगे थे? यादव जी आप फोटो का विरोध कर रहे हैं तो फोटो क्यों लगी थी, ये बताइए। कहिए कि वो हमारे घर से नहीं आए थे, सरकारी से हम लोगों ने लगवाया था। आप मेरी बात सुनिए ध्यान से। इस देश नहीं, मैं सुन रहा हूँ, पहले जवाब दीजिए, जवाब दीजिए इस पर, जवाब दीजिए, ऐसे नहीं आगे नहीं बढ़ने देंगे आपको, जवाब दीजिए इस पर। लोगों की आरोप लगाने के लिए नहीं बैठे, जवाब दीजिए। को गृह मंत्री अपने साथ रखते अरे हैं। जवाब दीजिए भाई यादव और जी। ये अन्याय अपराध बंद होने वाला है। यदुवंशी आप सरकार हैं, उत्तर प्रदेश में कृष्ण नहीं जाने भगवान वाली है। की मंत्री माननीय बनवा अखिलेश देते हैं। यादव बताइए, जल्दी मुख्यमंत्री बताइए, बनने कुछ जा रहे करिए। हैं और इनका ये यादव जी बंद हो जाएगा 3 महीने बाद। यादव जी क्या यादव जी कर रहे हैं आप? विदेश में बैठे। अरे भाई यदुवंशी है, आप कन्हैया की मूर्ति लगवा दीजिए ना यादव जी, और वो लैपटॉप वाली फोटो के बारे में बता दीजिए। कन्हैया की लग चुकी है, आपको मालूम नहीं है। आप पता नहीं कहाँ रहते हैं, आपको पता ही नहीं है। कन्हैया की मूर्ति लग चुकी है, आप जाइए चेक करिए, वहाँ मथुरा में देखिए, आपको मालूम नहीं है। और लैपटॉप का फोटो जो है, लैपटॉप की फोटो बताइए जल्दी, उसको भी बता दीजिए भाई। आपकी तरह चंदा चोरी ये जानना चाह रहा है आपसे, वो जो फोटो लैपटॉप वाली फोटो बताइए। आप लोग तो ये चंदा जानना चोरी चाह रहा है भाई, करके यादव जी आपके मुंह से सुनना चाह रहा है। रोटी बना के रखा नहीं करते हैं। चंदा चोरी, अरे भाई ऑक्सीजन फोटो चोरी, बताइए ना, लैपटॉप पे जो चोरी, समाजवादी राशन फोटो, चोरी, समाजवादी पूरे रंग जो था उसको बताइए जवान लैपटॉप की पर। नौकरी खा गए। उस पर नहीं बोलेंगे, उस पर नहीं बोलेंगे। कहाँ नहीं है आपकी? आप बताइए 2 करोड़ नौकरियां कहाँ नहीं है आपकी? आपका सिलेंडर कितने अरे का भाई हो गया? आपके 2 लाख सरकार ने कितने का था? नहीं दिया। लगता है आप सिलेंडर नहीं भरवा रहे हैं। लैपटॉप भी 12-13 लाख बटने थे, 6 लाख बट के क्यों रह क्या गए? लोगों को आजम खान की जल निगम की भर्तियां क्यों फर्जी की? लूट बची हुई है बताइए पूरे जरा। देश में राम राज के नाम पे। सिपाही क्यों यादव ही भर्ती होते थे? लूट बची हुई है। ये सब इतना सवाल लूट है सकते आपके हैं, ऊपर। लूट है ये सब। आप देखिए, इनकी सरकार जाने वाली है। उत्तर प्रदेश की जनता प्रचंड बहुमत में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने जा रही है और मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आप लोगों के कहने से कुछ नहीं होता है। जो हम लोगों ने शुरू ये किया देश था, की जनता, प्रदेश की जनता देख रही है और फिर हमको आशीर्वाद देकर फिर सत्ता में ले आ रही है। और आप लोग गए बहुत जाइए। शुरू होगी और इनकी ये फर्जी योजनाएं हैं, इनके फर्जी पोस्टर हैं, जो इनके फर्जी होर्डिंग है, आगे से होर्डिंग लगाते पीछे सब खुला होता है। ये बंद होने वाला है और ये ठोको नीति को बता रहे हैं। फोटो वाला बताया नहीं आपने भाई। अरे सुनिए, लैपटॉप वाली बताइए ना भाई, थोड़ा ज्ञानवर्धन करिए देश का। अरे आप थोड़ा अध्ययन कर लीजिए, सरकार ने कब ये जियो रिलीज किया है, वो गवर्नमेंट ऑर्डर, वो शासनादेश मुझे बताइए। हम तो कह रहे हैं कोई शासनादेश नहीं, अपराधी होगा तो या तो जेल में होगा या प्रदेश छोड़ेगा, नहीं तो मारा जाएगा। शासनादेश नहीं है कोई। ये हम अभी भी कह रहे हैं, अपराधी या तो प्रदेश छोड़ दे या जेल में जाएगा या मार दिया जाएगा। तो सत्येंद्र यादव जी, अश्विनी शाही जी और योगेश सोनी जी, आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। और फिलहाल सवाल यही है कि आखिर मुद्दों पर बात क्यों नहीं होती है, हमेशा इस तरीके से क्यों लटकाए रहते हैं राजनीतिक पार्टियां, और जो तमाम मुद्दे होते हैं जैसे कि बेरोजगारी के मुद्दे, भ्रष्टाचार के मुद्दे, ये सारी आवाजें जो हैं वो दब जाती हैं। फिलहाल आज की हमारी बहस में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।